कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनने जा रही है सरकार? रुझानों के हिसाब से नंबर्स बता रहे हैं हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। जीत की हैट्रिक हरियाणा में बीजेपी ने लगा दी है और वहीं जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री। इस बीच बड़ी खबर हरियाणा को लेकर, 12 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। आप जानते हैं 12 अक्टूबर दशहरे का दिन है और दशहरे को दिन को बीजेपी ने चुना है। संभव है 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन बीजेपी का हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। इसको लेकर बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है, 12 अक्टूबर शुभ दिन, शुभ कार्य, इतिहास जो हरियाणा में जीत की हैट्रिक का बीजेपी ने रचा है मेघा, उसको और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जीत होगी ये शायद बीजेपी के कई बड़े नेता ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। कोशिश पूरी करी थी उन लोग ने, मेहनत बहुत जमीन पे करी थी। और जब हम डिस्कशन में उस स्टेज पे पहुंचेंगे, जब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या फैक्टर्स काम आ गया, बिल्कुल कौन से फैक्टर्स चले जिसकी वजह से ये जीत जो है, जो माना जा रहा था कांग्रेस की झोली में जाने वाली है, वो अचानक से पका पकाया फल जो है बीजेपी की गोद में आकर टपक गया। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है, 12 अक्टूबर दशहरे का दिन और बीजेपी हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद है। आशीष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बड़े स्तर पर यह शपथ ग्रहण की तैयारी 12 अक्टूबर को, या फिर मुख्यमंत्री चंद चेहरों के साथ शपथ लेंगे? क्या जानकारी सूत्र दे रहे हैं? देखिए, इंडिकेशन तो ये मिल रहा है रुमाना कि पहले मंत्रिमंडल वगैरह पर चर्चा करके उस पर एक फाइनल रोड मैप तैयार करके कोशिश यही है बीजेपी लीडरशिप की तरफ से, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि 12 अक्टूबर को, जो कि बड़ा दिन है, पावन दिन है, विजयदशमी का दिन है, उस दिन इस बात की प्रबल संभावना है कि नायब सिंह सैनी का ओथ हो, जो मुझे जानकारी मिल रही है सोर्सेस से। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अकेले मुख्यमंत्री लेते हैं या फिर पूरा मंत्रिमंडल साथ में लेता है। लेकिन कोशिश यही है कि एक बार मिनिस्ट्रीज डिसाइड हो जाए, उसके बाद 12 तारीख को ओथ कराया जाए। मैं फिर दोहरा दूं, इसकी प्रबल संभावना है कि 12 तारीख को नायब सिंह सैनी का ओथ होगा। और आशीष, दशहरे का पर्व मतलब बुराई पर अच्छाई का पर्व, और दशहरे के पर्व को बीजेपी ने चुना है अपने लिए हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण के लिए। तो वो प्रतीकों की राजनीति में यहां पर भी कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है सरकार बनाने में। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्स गोज आउट टू बीजेपी लीडरशिप, नायब सिंह सैनी, सभी लोगों ने मिल करके। इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह से अपने दम पर जीत करके हरियाणा में आएगी। मुझे बताया सोर्सेज ने रुमाना कि करीबन 16,000 छोटी छोटी सभाएं की आरएसएस की तरफ से भी खुल करके समर्थन मिला बीजेपी को। और जिस तरह की जीत मिली है, क्रेडिट लाइज विद देम। और मुझे लगता है इसी की तैयारी करने के बाद 12 तारीख को यह सोचा गया है कि क्यों ना वो बड़ा दिन है, शुभ दिन है, विजयदशमी के दिन बाकायदा ओथ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष। कोई और जानकारी मिलेगी तो जरूर दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, यही वो तारीख है जिस दिन दशहरे का पर्व है। बीजेपी ने तय किया है हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण दशहरे वाले दिन 12 अक्टूबर को करवाया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब मौजूद हैं। स्वागत है गौरव भाटिया आपका। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से आप देख रहे हैं प्रवक्ता अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी से सुबह भी बातचीत हो रही थी, उस समय गौरव जी ने कहा था जरा रुक जाइए, बाद में ले लेंगे बधाई। अब तो बनती है गौरव जी, अब तो दिल खोलकर बधाई। और 100 किलो जलेबी का वो जो ऑर्डर दिया गया है बीजेपी मुख्यालय में, यहां हम भी इंतजार में हैं जलेबी के। गौरव भाटिया जी। रोमाना जी, मैं स्वीकार करता हूं आपकी बधाई। और सबसे बड़ी बात क्या है, हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन ये आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है। कुछ ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं, कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है, खतरे में है। उनको आज हरियाणा की, जम्मू और कश्मीर की जनता ने जवाब दिया है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूती से जिंदा है। दूसरी बात, ये क्यों ऐतिहासिक है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक राजनीति कि हम बड़े सपने देखेंगे, मेहनत करेंगे, सपनों को साकार करके चुनाव के पहले जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, जनता आशीर्वाद देगी। दूसरी तरफ आप सोचिए, आज रोमाना जी, क्या ये नहीं कहा जाएगा, आप बताइए कि पहलवान, जवान, किसान, संविधान, नौजवान कहां खड़ा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है। जी।
और जलेबी की आपने बात करी तो मैं एक बात और बता दूं, रोमाना जी, हरियाणा की जनता ने बता दिया है जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी बनती है ईमानदार हलवाई की दुकान पर, और उस जलेबी में स्वाद होता है जो आज हम बात करने जा रहे हैं। वो जो फैक्ट्री वाली बासी जलेबी, जिसको ये नहीं पता कि जलेबी बेसन से बनेगी, आटे से बनेगी, उसको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। ये अनुपम जी बताएंगे, इनसे भी पूछेंगे जरा इनकी पसंद क्या है। गर्मा गर्म कढ़ाई से छनती हुई जलेबी इनको अच्छी लगती है, या फिर वो फैक्ट्री वाली डब्बे वाली माइक्रोवेव में रीहीट करके खाने वाली जलेबी वाला आइडिया इनको ज्यादा अपील कर रहा है। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश के हर ब्लॉक में विजय उत्सव मनाने की तैयारी में है बीजेपी। हरियाणा में दशहरे के दिन बीजेपी का शपथ ग्रहण संभव है, और ये जो जीत हरियाणा में बीजेपी को मिली है वाकई में कई मायनों में खास हो जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित। शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है। अंकित, ये हरियाणा के जो आंकड़े आए हैं उसी से उत्साहित बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में, क्या डिटेल्स मिल रही है? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी इसको जश्न को बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो रात में 9 बजे देश के हर एक मंडल में, या जिले में नहीं मंडल में, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता विजय उत्सव मनाएंगे। तो समझा जा सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में ये पहला चुनाव, और उस चुनाव में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले मेघा भी कर रही थी, संभवतः बीजेपी ने जिस तरीके की उम्मीद की थी उससे बेहतर प्रदर्शन जो है हुआ है, और इसी वजह से इसको एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इतना नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर भी जब हम बीजेपी नेताओं से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस की आप सीटें देख लीजिए जम्मू में और कश्मीर में मिलाकर के, उससे बेहतर बीजेपी का प्रदर्शन है। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, हर जगह जीत की बात कर रही है, और इसी वजह से विजय उत्सव मनाया जा रहा है। तैयारियां दिखा देते हैं सूरज, अगर हम ये दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़े बड़े स्पीकर, कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं, और ये जो सामने ये जो आपको स्टेज दिख रही है, यहाँ पर शाम को करीबन 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और जो लोग हैं यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे, और देश भर में जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद में रात 9 बजे देश के हर एक मंडल में होगा विजय उत्सव। कुछ जैसी तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, इससे कई बड़े तौर पर देश भर में कार्यक्रम करने की तैयारी है बीजेपी की। जी बिल्कुल, बीजेपी ने तैयारी बड़ी की है, और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां शाम में 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जल्दी से राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। गौरव भाटिया को आप सुन चुके हैं, अनुपम का हम रुख करेंगे। अनुपम, ये क्या हो गया? मतलब वो जितने ख्वाब थे सब पर पानी फिर गया, क्यों? नहीं, इतना ब्लैक एंड वाइट में रोमाना जी मुझे लगता है देखा नहीं जाना चाहिए, और ना मैं देखता हूं कम से कम चुनावों को कभी भी। परिणाम ज़रूर, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक तरफ जीत हार जो है खराब ही हो गया। आप देख लीजिए, वोट शेयर की ही बात अगर देख लीजिए तो 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी जो 28% वोट शेयर पे थी, वो इस वक्त लगभग 12% बढ़ा के 40% पे आ गई है। लेकिन जो उस समय इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहता हूँ रोमाना, जब भी कोई नेता मुझे ये वोट शेयर वाला ज्ञान देता है तो मेरे पास रेडीमेड एक शेयर तैयार रहता है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता है सर, गिना जाता है, और यहाँ पर नंबर गेम के अंदर साफ तौर पर जो जीता वही सिकंदर। और इस वक्त नायब सिंह सैनी हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े सिकंदर, बीजेपी हरियाणा की सियासत की सबसे बड़ी बाजीगर। और जो बात बीजेपी लगातार इस चुनाव प्रचार में कह रही थी कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है, ये कांग्रेस की काट की हांडी है। लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर मिल गया, लेकिन विधानसभा में जनता पोल खोल के रख देगी। जनता ने हरियाणा की कांग्रेस की पोल खोल दी। अनुपम जी मैं बताता हूं। देखिए, हरियाणा चुनाव की आप बात कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कई पत्रकार जमीन पर थे पिछले कुछ महीनों से, सब रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहे भाजपा आ रही है, भाजपा हार नहीं। कई विशेषज्ञ थे, कोई ऐसा नहीं कह रहा था। एग्जिट पोल आया, वो ऐसा नहीं कह रहा था। आप कह सकते हैं 24 में भी एग्जिट पोल आया, वो भी गड़बड़ हुआ, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल
के काउंटर में कई क्वेश्चंस उसी समय उठ रहे थे। इस बार एग्जिट पोल को काटने वाला भी कोई नहीं था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग, अपने लीडर्स जो है, मैं कहते हैं कि ठीक बात है भाई, हम तो इस बार जा रहे हैं, सब के सब इस बात को जब कह रहे थे, आपकी मीडिया से लेके, हम लोगों से लेके, भाजपा के अपने लोग तक जब यही बात कह रहे थे, तो आज जब परिणाम आ रहा है तो उसके बाद कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति जो है, भाजपा के लोगों को लेकर बात कर दिया, तो देखिए फिर तो गौरव भाटिया के पास चलना पड़ेगा मुझे। सुन तो लीजिए, गौरव भाटिया को बताना पड़ेगा। गौरव यहाँ पर अनुपम कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी ये कह रहे थे कि साहब हम जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। अब मुझे नहीं पता अनुपम से ये बात किसने कही, गौरव भाटिया, लेकिन जान लेते हैं ना सर, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बीजेपी भी तो बताएगी ना। इन्हीं का मैजिक चला है सर, जरा इनसे भी सुनते हैं अनुपम जी। गौरव जी के पास चलते हैं, आइए गौरव जी। रोमाना जी, आज पूरा देश ये कह रहा है मोदी जी इज मैजिक, राहुल जी इज ट्रैजिक, और हम लोग जनता से संपर्क साध रहे थे, मिल रहे थे। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन जो है वो भाजपा नेताओं से कह रहे हैं, बात कर रही थी। अरे भाजपा के नेता तो ये मान के चल रहे थे कि हम हरियाणा जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, जो हमने रच दिया। लेकिन एक बात पे गौर फरमाना चाहिए रोमाना जी, देखिए सुबह जो है जब रुझान आए तो भाजपा पीछे चल रही थी, हम लोग सब चर्चा कर रहे थे। आप जैसी पत्रकार ने पूछा क्या कहेंगे, हमने कहा जो भी परिणाम आएगा जनादेश स्वीकारेंगे, सर आंखों पर रखेंगे जो जनता ने आदेश दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सुबह कह रही थी बहुत अच्छी है ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, जनता, और 12 बजे हमने देखा पवन खेड़ा और जयराम रमेश कहने लगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। 5 बजे आपकी चर्चा में ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। ना ईवीएम खराब, ना संविधान खराब, ना लोकतंत्र, ना मीडिया, ना जुडिशरी। अगर डिफेक्टिव है तो इनका प्रोडक्ट है जो लॉन्च ही नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं हार जीत लगी रहती है, लेकिन परिणाम को स्वीकारने की क्षमता हर पार्टी में होनी चाहिए, जो कांग्रेस में आज नहीं। ये आपने जो बात कही है ना, मुझे लगता है अनुपम को इस पर आना चाहिए। यही बुनियादी वजह है क्या, आप लोग हार जीत को हार जीत के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, और बड़ी बात यह कि हार के बाद आप लोग मंथन भी नहीं करते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं। ईवीएम, और आज तो हमने देखा किस तरीके से बीजेपी प्रशासन पर दबाव, चुनाव आयोग अपडेट नहीं कर रहा है, मतलब कहां से आप लोग बातें निकाल कर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह और भ्रमित करने के लिए। अनुपम, दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ? क्यों हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये तो आप लोगों के हिसाब से जीती हुई बाजी थी ना, तो जीती हुई बाजी कांग्रेस क्यों हार गई, मुझे जवाब दीजिए। ये बात भाजपा कहे कि जनता को भ्रमित करने के लिए और इस काम करने के लिए कांग्रेस करती है तो समझ में आता है। आप न्यूज़ एंकर के तौर पे कम से कम इंटेंशन पे तो सवाल मत उठाइए। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा मुझे कहने दीजिएगा, 1 मिनट प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 1 दिन पहले तक आपके चैनल के कई रिपोर्टर्स, एंकर से लेके मीडिया के ज्यादातर चैनल्स और हम सब, और यहाँ तक कि भाजपा के कई लोग, नड्डा जी का पदार्पण हो गया था, मोदी जी गायब हो गए थे, पूरे कैंपेन के दौरान मोदी जी और खट्टर साहब को दूर रखा जा रहा था। ये पता था कि लोगों में आक्रोश पहलवान जवान के कारण उन्हीं के प्रति है, ये सब किया जा रहा था। एक व्यक्ति ऐसा नहीं तो आज रिजल्ट आया है उस के बारे में आकलन पूर्वानुमान लगा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिजल्ट है, इसका स्वागत है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई भी जो थिंकिंग माइंड होगा, कोई भी जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो 1 दिन पहले तक क्या हो रहा कुछ और कह रहा था। सारे लोग, ये सिर्फ मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और एक झटके में दूसरे दिन कुछ और हुआ है। आखिर क्या बदला है, आखिर कहां चूक हुई, अगर देखने में क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, पार्टी की रणनीतिक चूक हुई होगी, पार्टी से गलतियां हुई होगी, आप जो पॉइंट कह रहे हैं सर, मैं उस पॉइंट को आगे बढ़ाती हूँ सर, मैं उस पॉइंट को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, आप जिस पॉइंट को रख रहे हैं, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि साहब आवाजें जो जमीन से आवाज निकल कर आ रही थी वो प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी आवाज निकल कर आ रही थी। क्या इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जो यहां पर मिस होता चला गया वो ये कि वो जाट समुदाय जिसके समर्थन के बूते पर कांग्रेस उम्मीदों की लहर पर सवार थी, हम सब जानते हैं कि वो समुदाय वोकल होने के लिए जाना जाता है, वो समुदाय मजबूती से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी तो 75% आबादी है ना हरियाणा की, और उसके मन की जो बात थी वो शायद कहीं दब रही थी, वो खुलकर सामने नहीं आ रही थी, और इसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। और वो जो आवाज कांग्रेस सुन नहीं पा रही थी, अब वो जनादेश के तौर पर सामने आई। गौरव, ये रेट्रोस्पेक्टिव विजडम लोग देते रहे। ठीक है सर, 1 मिनट, मैंने गौरव जी से सवाल पूछा है, वो जवाब दे दें जरा, फिर आपके पास आऊंगी अनुपम जी। गौरव जी,
रोमाना जी देखिए, आज की जीत का जब आकलन होना चाहिए तो मैं आपको एक फर्क बताता हूं। हरियाणा में आपको मालूम है ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 बार लगातार किसी ने जीत दर्ज करी हो। प्रो इनकम्बेंसी आज भाजपा का पर्याय बना हुआ है। और क्या इसका आकलन नहीं होना चाहिए रोमाना जी? आंकड़े के साथ बता रहा हूं, 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई राज्य ऐसा नहीं है, 3 बार तो छोड़िए, जहां दोबारा वो चुन के आई हो। मतलब एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ चिपकी हुई है और इसकी वजह है दोगलापन। दोगलापन कैसा? पहलवान की बात करी, विनेश फोगाट जी चुनाव जीत चुकी हैं बताया जा रहा है, हमारी बहन है, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, हम उनको बधाई देंगे और कहेंगे विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाए। लेकिन इनके समय में पहलवानों की क्या हालत थी? जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं मिलती थी। किसानों पे हमने 24 फसलों पे एमएसपी दी। आप इनसे पूछिए, 2006 से 2014 तक एमएसपी की रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन की पड़ी रही, लागू नहीं करी। कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी, राहुल गांधी वहां कभी नहीं गए। क्या ये दोगलापन जनता नहीं देख रही है? इसके बाद महिलाओं की कर लेते हैं। महिलाओं में 4 दिन पहले की बात है रोमाना जी, इनके मंच पर एक कांग्रेस की नेत्री थी, हमारी बहन, छोटी बच्ची लग रही थी। एक नेता कांग्रेस का उसके साथ छेड़छाड़ करता है, फिजिकली अब्यूज करता है दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में। क्या ये जनता नहीं देखती है कि ये महिला का सम्मान क्या करेंगे? ये केवल वोटों की राजनीति करते हैं और इनके ताबूत में आखिरी कील गाड़ने वाले राहुल गांधी हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पे कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं पिछड़े समाज को ये बात कांटे की तरह चुभी और जो दर्द राहुल गांधी ने पिछड़े समाज को दिया उसका जवाब वोट की चोट देकर हरियाणा के सारे जितने नागरिक हैं उन्होंने दिया है। और एक बात और कह दूं खत्म करने से पहले, एक बात इस पर मैं जवाब लूंगी सर, लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक तस्वीर सामने आ रही है, नायब सिंह सैनी की तस्वीर है, जरा जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी इस वक्त वाकई में हरियाणा की सियासत के सिकंदर बनकर उभरे हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले ही उनको मनोहर लाल खट्टर को हटाकर हरियाणा की कमान सौंपी गई। नायब सिंह सैनी के चेहरे को आगे रखकर ही बीजेपी ने ये 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और नायब सिंह सैनी ने ही ऐसी बाजी पलटी कि तीसरी बार बीजेपी को हरियाणा की सत्ता में पहुंचा दिया। वाकई में ये इतिहास है, हैट्रिक हरियाणा की सत्ता में पहुंचने की अगर किसी ने लगाई है तो वो बीजेपी ने लगाई है, और वो भी तब जबकि अभी 2009 की अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है हरियाणा के अंदर बिल्कुल हाशिए वाली पार्टी हुआ करती थी, डबल डिजिट में भी बीजेपी का नंबर नहीं पहुंचा करता था। और उसके बाद देखिए किस तरीके से बीजेपी की सियासी तकदीर बदली। 2014 बीजेपी ने 47 सीटें जीती, अपने दम पर सरकार बनाई, बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रयोग किया गया। जाट बहुल हरियाणा के अंदर एक गैर जाट को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, मनोहर लाल खट्टर को आगे किया। उसके बाद 2019 मोदी जी की लोकप्रियता और मनोहर लाल खट्टर का चेहरा, हालांकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 2019 में 40 सीटों के साथ फिर जेजेपी की मदद से बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में। हालांकि इस बार 2024 एंड चुनाव सिर्फ 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया, नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी गई। और देखिए, इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रविंद्र रैना नौशेरा सीट, जहां से एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, वहां से हार गए और इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हार के बाद रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से इस्तीफा, नौशेरा सीट से हारने के बाद अध्यक्ष पद से रविंद्र रैना ने इस्तीफा दिया। दोबारा से रुक करते हैं, हरियाणा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। नायब सिंह सैनी गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित हुए, गौरव भाटिया। देखिए रोमाना जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा कोई भी लीडर हो उसकी आस्था है, वर्कर की आस्था है। और आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, योगदान नायब सिंह सैनी जी का भी है और खट्टर जी का भी है और हर कार्यकर्ता का है जो रात दिन मेहनत करता रहा। जबकि एग्जिट पोल सभी चैनल के कहते रहे हम हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती रही कि वो अप्रत्याशित जीतेंगे। और आप मुझे बताइए, ये जो भाव है कांग्रेस में कि हम भाजपा को हरा देंगे और जमीन में पकड़ नहीं है, ये केवल उनकी पार्टी में है।
गुजरात में हमने मुख्यमंत्री बदला, हम गुजरात जीते। उत्तराखंड में हमने मुख्यमंत्री बदला, हम जीते। और हरियाणा में भी जीते। क्यों? जिसको हम बदलते भी हैं वो कहता है हम पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। पद जो है केवल एक माध्यम है सेवा का। ये भाव कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखता, जहां पे कपड़ा फाड़ राजनीति होती है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, कपड़ा फाड़ राजनीति। और कांग्रेस की हालत आज क्या है रोमाना जी, मैं बताऊं? आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक मूवी देखी होगी जी, उसमें राज सिमरन से कहता है पलट पलट। वही आज पूरे दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में नतीजे देख के कांग्रेस पार्टी के लीडर कहते रहे सुबह के बाद, नतीजा पलट पलट, लेकिन पलटा नहीं, क्योंकि मेहनत की कमी थी। सुनिए तो गौरव भाटिया जी, आपने आज एबीपी न्यूज का कवरेज भी देखा होगा सर। आपने देखा ना हरियाणा की पॉलिटिकल पिक्चर, वो हम कुरुक्षेत्र फिल्म जो हमने लॉन्च की थी, तो सर वो कहाँ आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो हिट पिक्चर थी सर, ब्लॉकबस्टर। यहाँ कांग्रेस की फिल्म तो हरियाणा में फ्लॉप हो गई है ना। आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और पलट पलट से यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसाल दे रहे हैं। ये तो आप जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी समझते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी से मैं जरा से शुरुआत करूंगी। हर्षवर्धन जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस पे मात खा गई कांग्रेस? नहीं, देखिए पहले तो रोमाना जी बड़ा मुझे ऐतराज है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कल आप ही के शो पे मैंने कहा था, कल आप ही के शो पे मैंने बताया था कि एग्जिट पोल वाले थोड़ा डर गए हैं। और ये जो हमारे पत्रकार साथी मित्र हैं और जो एग्जिट पोल वाले, ये हवा के हिसाब से चलते हैं। पूरा माहौल इकोसिस्टम के लिहाज से चलता है, जैसे जो दिख रहा है वैसे ही बोलते जाओ। मैंने कल आपके शो पे भी कहा था और लगातार कहता रहा कि अगर दलित जाट एक साथ वोट कर रहा होता तो कांग्रेस की सीटें 70 पार दिख रही होती। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भाजपा अपनी जमीन होल्ड कर रही है, और होल्ड करने का मतलब हुआ गैर जाट समीकरण भाजपा के साथ है। नतीजे आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिसको कहें कि डर जो था वो ये था कि किसान आंदोलन चला, जाट लगातार उनसे नाराज थे। उसके बावजूद बीजेपी ने, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कौन है, जाट है, किरण चौधरी को कांग्रेस से लेके आके सीधे राज्यसभा बना दिया। तो कोई कसर उन्होंने इस खेमे को भी पकड़ने में नहीं। और जब हुड्डा जी थोड़ा लाठी लेके निकल पड़े, तो जिनके पास लाठी नहीं है वो बेचारे ईवीएम पे जाके दबाए, और क्या हुआ? यही है बस परिणाम, पूरा परिणाम तो यही। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर नायब सिंह सैनी, और अगर जाट गोलबंद हो रहे हैं तो फिर नायब सिंह सैनी जो ओबीसी कोटे से आते हैं, और वो ओबीसी वोटर को जो मैसेज बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिया गया, उसका ये असर है कि सैनी सिकंदर बने। क्या ये सीधे सीधे एक जातियों के गोलबंदी का नतीजा है जो फिलहाल सैनी को सिकंदर यहाँ पर बना रहा है? श्रीमान साहब जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, अब इसमें कुछ ज़्यादा आकलन का बचा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उसने पॉलिटिक्स की, या कांग्रेस पार्टी में जो लामबंदी थी वो उसको ले डूबी। कांग्रेस की कल है आपसी जो लामबंदी थी, धड़ेबंदी थी उनके बीच में, वो उसको ले डूबी। मैं रोकूंगी सर, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, मीडिया के सामने है, सुनते हैं जरा जल्दी से। नहीं देखिए, नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने आए, और देखिए आज सुबह भी नायब सिंह सैनी, काउंटिंग तब तक शुरू नहीं हुई थी, मंदिर गए हुए थे, वहां पर भगवान का आशीर्वाद ले रहे थे, और मीडिया के सामने आकर उनकी तरफ से आज सुबह ही गिनती शुरू होने से पहले कह दिया गया था कि एक तरफा जीत बीजेपी हासिल करने जा रही है। पत्रकार ने उनसे पूछा था रात कैसी गुजरी, तो कह रहे थे सामान्य तरीके से गुजरी है, हम पूरे कॉन्फिडेंट है, हम जीत रहे हैं और एक तरफा जीत होगी। और वही साबित करके दिखा दिया नायब सिंह सैनी ने, जो दावा किया आंकड़ों ने उस पर मोहर लगा दी। ऐतिहासिक जीत हरियाणा में बीजेपी की, हरियाणा की सत्ता में बीजेपी ने लगा दी है जीत की हैट्रिक। हरियाणा बीजेपी की जीत की हैट्रिक, कांग्रेस के सारे दावे हवा हवाई हरियाणा में साबित हो रहे हैं। क्या कह रही है कुमारी सैलजा इस समय, सुनते हैं जरा। कि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है, आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग
कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन के लिए आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? आप सुन रहे थे, और अगर आपने गौर दिया होगा, कुमारी सैलजा इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहकर चली गई हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने पार्टी को साथ नहीं रखा? कौन है वो जिन्होंने तालमेल नहीं किया? कौन है वो जिन्होंने सीखने का काम नहीं किया? क्या इशारों ही इशारों में साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा कर दिया है? जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं आर्या साहब। या रोमाना जी, जो शैलजा कह रही है उससे बड़ा क्लियर है कि उनका इशारा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ है कि उन्होंने साथ उनको नहीं लिया, पार्टी में सबको साथ नहीं लिया और हुड्डा ही हार की वजह है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आला कमान को भी सोचना होगा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस की कमान अब भी हुड्डा के हाथ में सौंपनी है या किसी और को देनी है। हरियाणा के अंदर ये कहा गया कि साहब क्या कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? रोहतक वाली हुड्डा की कांग्रेस, सैलजा की कांग्रेस, सुरजेवाला की कांग्रेस, इतने खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी और उसी का ये खमियाजा, और अब तो सीधे हुड्डा साहब को कटघरे में खड़ा करके चली गई है कुमारी सैलजा। ये लड़ाई वाली कांग्रेस कह सकते हैं पूरी कांग्रेस को, कि लड़ने वाली कांग्रेस। ये हुड्डा ने डुबो दिया क्या? हुड्डा की जिम्मेदारी थी सबको साथ लेकर चलने की, वो सबको साथ लेकर नहीं चले। 10 दिन तक कुमारी सैलजा जो है वो प्रचार में उतरी नहीं, हुड्डा ही वजह थे। मुझे लगता है कि आला कमान को दोष देना चाहिए, क्योंकि हुड्डा अपने आप में कुछ नहीं है। अगर चाबुक चलाते हैं तो वो हुड्डा की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की चीजें। जरा सा आपको रोक रही हूँ, रणदीप सुरजेवाला भी आ गया मीडिया के सामने, जरा सुन लेते हैं वो क्या वजह गिना रहे हैं कांग्रेस की इस हार की। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे हैं, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए
रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला जो है वो कैथल से जीत गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है रणदीप सुरजेवाला साहब को सुनकर कि इनके लिए हरियाणा का मतलब बस कैथल है और आदित्य सुरजेवाला की जीत को ही वो सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। मतलब हरियाणा में बाकी पूरे प्रदेश में क्या हो गया है, कोई मतलब ही नहीं उन्हें। बिल्कुल यही तो रोमाना जी बात हो रही है ना कि हरियाणा में 3 अलग अलग खेमे थे, अपने अपने एरिया बांट लिए, उसके बाहर को निकलता नहीं है। अब देखिए पूरी कैंपेन जो हुआ उसमें चलिए शैलजा एक दलित चेहरा थी, लेकिन ओबीसी वर्ग से तो एक चेहरा भी नहीं था जिसको पार्टी ने आगे किया हो। कैप्टन अजय सिंह यादव बड़े नेता हैं, लेकिन वो नदारत थे पूरे कैंपेन से, वो कहीं दिखे नहीं रेवाड़ी के बाहर। तो इस तरह से बिल्कुल बटा हुआ टुकड़े टुकड़ों में कैंपेन कांग्रेस पार्टी का था। हरियाणा में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के सिर पे ना जैसे पानी की सप्लाई जो होती है, तो कांग्रेस पार्टी के सिर पे टोक नहीं रखी थी हरियाणा की जनता ने कि भाई ये लेके जाओ। अब कांग्रेस ने वो छलका दी रास्ते में, आधी पहुंची है, 30-40 सीटें आ गई, भर के दी थी उनको तो, लेकिन नहीं लेके जा पाए। नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो इतिहास रच दिया ना यहाँ पर। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह मेघा, मुझे लगता है जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज दर्शकों को बतानी चाहिए। रोमाना, इसमें कई चीज़ें हैं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ये बीजेपी की जीत है उससे ज़्यादा मैं इसे कांग्रेस की हार समझती हूँ। कांग्रेस की हार क्यों हुई है उस फैक्टर्स में हम बाद में जाएंगे, लेकिन बीजेपी की जीत, क्योंकि मैं पार्टी कवर करती हूँ इसलिए 2, 4, 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई सीनियर बुजुर्ग नेताओं का टिकट काटा। एंटी इनकम्बेंसी को दूर रखने के लिए कई बड़े नेता इनके टिकट इनको नहीं दिया गया इस बार, पहली बात। दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंचित अनुसूचित जाति जो वहाँ 14% शेयर है, उनका वोट शेयर है हरियाणा में, उनको खट्टर की सरकार ने एक दर्जा दिया था जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया था। उससे ऐसा इनका मानना है कि पूरा का पूरा 14% बीजेपी को वोट देकर आ गया। ये डिसीजन उन्होंने, ये बड़ी डिसीजन थी, कहीं मीडिया का भी ध्यान इस पर नहीं गया था। अब आप समझिए चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सतीश मुनिया, ये लोग ऐसे हैं जो जनरली मीडिया से दूर रहते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, सर नीचे करके काम करते हैं। इन्होंने अपना बेस ही शिफ्ट कर लिया था वहाँ हरियाणा में। आपको जैसे वो मेरे साथी भी कह रहे थे, छोटी छोटी 16,000 से ज़्यादा सभाएं इन्होंने करी। कोई हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं कर रहा था, कार से हर छोटी बड़ी जगह जा रहे थे ये लोग, रात रुक रहे थे। मैं आपको ये बताऊं, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, रात रुकते थे वहाँ पर, माफ़ी मांगी गई है, हाथ पांव जोड़े गए हैं, और जो मांगे थी कार्यकर्ताओं की रियल टाइम में धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोगों ने दिल्ली में बताया, उसका सल्यूशन दिया है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि खट्टर जी को दूर रखने का जो इन्होंने डिसीजन लिया था, पोस्टर से भी बाहर रखो, सभाएं भी खट्टर जी की मत करो, सिर्फ नायब सिंह सैनी को आगे करो। नायब सिंह सैनी उनका ओबीसी पिछड़े वर्ग का चेहरा था, सारी चीज़ उनके अंदर, और एक कैरेक्टर वाइज भी बहुत सॉफ्ट है नायब सिंह सैनी। आप उनको हुड्डा से कंपेयर करिए, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी देखिए, ये ऐसी जगहों पे गए हैं, जाट बहुल जगहों में, जहां उन्होंने डराया है कि हुड्डा वापस आएंगे तो आपका क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रही है, मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही है करण कंबोज वाली। मतलब वो बाकायदा हाथ झटक रहे हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री वो झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो सौम्य वाली शख्सियत नायब सिंह सैनी की, वो जो एक नर्म मिजाज नायब सिंह सैनी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए नायब सिंह सैनी, और कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल यहां पर बीजेपी जबरदस्त अंदाज में करती हुई नजर आई। किसकी शक्ल में? नायब सिंह सैनी की शक्ल में। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए आप, यहां पर सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कह लीजिए आप, यकीनन गौरव भाटिया, ये खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीन में लाना, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हरियाणा में साबित हुआ। रोमाना जी देखिए, ये आपका अधिकार है। मेघा जी को भी मैं सुन रहा था, वो अपनी बात कह रही थी और बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो बताई, कड़ी मेहनत कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात भर करी है। लेकिन एक फ़र्क है, देखिए हम लोग का एक लक्ष्य होता है, मेहनत करी है, 10 साल कार्य किया है, विकास आया है, उसको जनता के समक्ष रख के उनका आशीर्वाद लेंगे, रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। दूसरी तरफ पंजाबी में कहते हैं मैनू की मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, आज परिणाम आ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी बताया जा रहा है विदेश में है, वो कह रहे हैं मैनू की, कांग्रेस हार जाएगी तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। रणदीप सुरजेवाला का हम लोग भाषण सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको केवल अपने बेटे से लगाव है, जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भी तो यही सिखाया है कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है। वही काम रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में
नहीं गौरव आज जी, ये आपने जो साबित बात हो की गया है कि गौरव जी, आपने लोकतंत्र जो बात की है ना, कितनी मुझे मजबूती उससे से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर बार जीत के बाद जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं, वो मुझे ध्यान आ रहा है। और मुझे लगता है ये भी एक बुनियादी फर्क है, जो बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा रही है और कांग्रेस जो ये मानकर बैठी हुई थी कि जीत बिल्कुल उसके हाथ में आकर वो पका पकाया जीत का फल आने वाला है, वो मिस हो जाता है। क्योंकि बीजेपी का जो मंत्र है अनुपम जी, वो व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, और यही फैक्टर कांग्रेस में मिसिंग। यहां सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, सुरजेवाला जी को देख लीजिए, वो गदगद हैं जैसे हरियाणा में कांग्रेस जीत गई हो। मतलब कैथल आदित्य सुरजेवाला जीत गए, वो उसी को लेकर खुश हैं। वहां कुमारी सैलजा सामने आ रही हैं, वो कटघरे में हुड्डा साहब को खड़ा करके चली जा रही हैं। हुड्डा साहब वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या गया। यही कांग्रेस की दिक्कत है अनुपम जी। रोमाना जी, जो बात भाजपा को कहना चाहिए, जो प्रचार और पीआर भाजपा के लोगों को करना चाहिए, वो कम से कम मीडिया के लोग तो ना करें कि भाजपा का मंत्र क्या है। और कांग्रेस की आप आलोचना करिए, सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम जवाब देंगे। सर, और जहां तक भाजपा की बात है, दर्शकों की आप बीजेपी सुन क्या है लीजिए, और जहां तक कांग्रेस क्या भाजपा है, की तो बात फर्क है, बताने के लिए सर बीजेपी का मंत्र भी हाँ, बताना फर्क पड़ेगा। बताइए, अगर फर्क आपका बताइए, कोई मंत्र होता सर, फर्क मैं वो भी बता बताइए, देती दर्शकों को। पीआर अब पीआर यहाँ मत पर करिए, अपनी- फर्क अपनी बताइए, हार की सवाल पीठ सर पूछिए, मुझ पर आलोचना मत करिए, निकालिए। पीआर मत करिए। अनुपम जी, मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ नहीं रही नहीं हूँ, नहीं, सर। अरे लेकिन हार की प्लीज क्या हार चीज की रहेगी खींच भाई। मुझ पर मत हम निकालिए ना, आप सर। प्रश्न पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो प्रश्न यही प्रश्न है सर, पूछे, समय बीजेपी दे, और मैं कांग्रेस जवाब में दूंगा। बुनियादी फर्क यही है आज कि आप बीजेपी उत्साहित कहती हैं, है मुझे व्यक्ति पता से है। बड़ा दल, दल से बड़ा देश। कांग्रेस में मामला उलट है। ये सवाल है हाँ, सर, तो अब इसका मुझे जवाब दे देने दीजिए, मुझे जवाब देने। ठीक, बहुत ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो पिछले 10 साल से देश के ऊपर भी एक व्यक्ति को रखे हुए है। उनके लिए चीन जब हमारी सीमा पे कब्जा कर लेता है, तो एक व्यक्ति आके झूठ बोल देता है, उसकी इमेज खराब ना हो, चाहे हमारी देश की सीमा पे हमारी जमीन चले जाए चीन के सामने, उसकी परवाह नहीं करती है भाजपा। और आप कहते हैं कि व्यक्ति से ऊपर देश, यहाँ पे व्यक्ति को देश से ऊपर रख दिया गया है। एक आदमी का इमेज खराब ना हो, उसके लिए चाहे देश को कितना भी नुकसान हो जाए। और आप कह रहे हैं व्यक्ति से बड़ा देश। ठीक है, चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, उत्साह का दिन है आपके लिए, भाजपा के लोगों के लिए। आप उत्साह मनाइए, सवाल पूछिए, कांग्रेस की खामियों पे भी सवाल करिए, कांग्रेस को समीक्षा भी करनी चाहिए, कांग्रेस में कमियां भी रही होंगी, तभी हारे हैं सब लोग। मैं तो छोटी सी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए 2 जगह चुनाव हुए, बढ़ता घटता है, हम तो उत्साहित रहते हैं सर। सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक सर, जब कांग्रेस का आंकड़ा 60 से 61, 62, 65 पहुंच रहा था, हम तो तब भी पूरी रस लेकर बात कर रहे थे सर। और सर, हम तो अभी भी रस लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात रस की हो रही है सर, तो वो जलेबी जो है, जो हरियाणा चुनाव में जबरदस्त तरीके से चर्चा में आई है, सियासी सुर्खियों में आई है। अब आप तो सर सवाल का जवाब देते देते जलेबी मत बनाइए ना सर। जरा अनिल विज क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं पहले दर्शकों को, फिर अनुपम जी आऊंगी आपके पास। पर अगर हाईकमांड मुझे बनाएगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा। अब कैबिनेट बनेगी, नई कैबिनेट में विश्राम का अगर नाम आता है तो शामिल होंगे। नई कैबिनेट में अगर विश्राम का नाम आता है तो शामिल होंगे। अनिल विज हैं, जो जीत के बाद जो है जश्न में जो है सराबोर हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। पर 7वीं बार विधायक बने हैं और बड़े भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार जो है सत्ता में आई है। कह रहे हैं कि जो समर्थक नारे लगा रहे थे वो जो है उनकी भावनाएं हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, अंबाला। बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज जीत के बाद कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। हरियाणा बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। और देखिए, जो अनुमान पहले जताए जा रहे थे कि साहब बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस आने वाली है हरियाणा की सत्ता में, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लेकर वो जाट, किसान, पहलवान, जवान, तमाम मुद्दे गिनाए जा रहे थे। संविधान के मुद्दे को भी आखिरी प्रचार के दौर में राहुल गांधी ने एंट्री करा दी थी, लेकिन मामला हुआ बिल्कुल उलट। आखिरकार जो हरियाणा की सियासत है, क्या वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए जलेबी साबित हो गई? इसको तो क्या कह सकते। पहली बात तो ये है कि जो जनता का करंट था, कुछ नाराज थी जो सरकार से, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, हाँ। तो वो कांग्रेस ने ये समझा कि ये हमारी वोट है। एक्चुअल में वो सरकार से नाराजगी थी, बीजेपी से नाराजगी थी। तो कांग्रेस को ये हो गया कि ये सारी हमारी वोट हैं, तो जो सारा उनका फोकस किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, किसको काटना है, तो अपनी लड़ाई में, अंदरूनी लड़ाई में वो बिजी रहे।
और उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। अच्छा, मैंने कौन बनेगा मुख्यमंत्री में क्योंकि हरियाणा में ट्रैवल किया और वहां पर मुझे एक नेता मिले, हर्षवर्धन जी, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखिए, एक गलती की सजा जो है वो 2 बार नहीं दी जाती। मैंने उनसे कहा था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं इस बात को दोहराऊंगी चैनल पर। तो उनका ये कहना था कि साहब, लोकसभा में वो जो नाराजगी थी हरियाणा की जनता की बीजेपी से, उसका हिसाब बराबर हो गया है और विधानसभा में हरियाणा में बीजेपी लौटकर आएगी। तो ये वही हो रहा है क्या? देखिए, एक तो समझिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो उनके लोग आज जश्न में होंगे। आपका अपना वर्कर, आपकी अपनी आइडियोलॉजी, उस पर टिकी है भाई साहब। बाहर से आने वालों को तुरंत टिकट नहीं देना है। कोई ऐसा दिखे कि वो सीट विनिंग हो जाएगी तो वो अलग बात होती है, लेकिन आप जब उसी दिशा में चलेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जब आप जातीय समीकरण बिठाने में जाति जाति चिल्लाते हैं, वो आपको नुकसान करता है। आप हिंदू पार्टी हैं, हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है, कांग्रेस को करने दीजिए जाति जाति, आप उसमें नहीं। और एक चीज और जो सबसे बड़ी है, जीत के बाद भी आप नसीहत बीजेपी को दे रहे हैं। उसी को नसीहत देना है क्योंकि वो हमेशा वो बॉर्डर लाइन पर है। इसको आप समझिए, 90 में से सिर्फ 60 सीट पे बीजेपी है जिससे वो जीतती है। ये बात समझना पड़ेगा। और एक बात, मतलब 60 में से 50। बिल्कुल, जब हम कहते हैं भाजपा के साथ कोई जाति डरती नहीं है, कांग्रेस या जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी एक डोमिनेंट कास्ट होती है जो दूसरों को लठ से डराती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको दूसरी पार्टियों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, एबीपी न्यूज पर आने के लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो में हमारे साथ शिरकत करने के लिए।